Hello, so welcome to all and this video learning poem with integrated skills. So while reading the poem we will learn all the five skills: reading, listening, speaking, writing and thinking. Already I have given you tips how to improve your reading skills, listening skills, speaking skills, writing and thinking. Now let's see. This is the Ball poem written by John Berryman. John Berryman, as you know, he was a very famous scholar and professor, as well as a poet, and he's best known for the Dream Songs in 1969. And he has also received Pulitzer Prize and National Book Award. And his style and his way of writing is different from others. And about the poem, the Ball poem, this was based on his own personal biography. यानी कि उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से आगे जाके उन्होंने ये पोयम लिखी। जब वो 12 साल के थे तो उनके पिता ने अपने आप को गोली मार ली थी और ये घटना उनके जीवन पे बहुत असर डाला और आगे जाके यही सब्जेक्ट उनकी पोइट्री का बना। तो जो इसमें बॉल पोयम में बहुत सी बातें हैं। ये बॉल पोयम थोड़ी सी सिंबॉलिक है, इसको समझने में आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। थिंकिंग स्किल्स को अपनी डेवलप करिए। मैं चाहती तो पूरी पोयम आपको एक्सप्लेन कर सकती थी शुरू में, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ताकि आपकी जो स्किल्स हैं उसके उस पे इम्प्रूवमेंट हो। पहले हम ये क्वेश्चंस को एक बार पढ़ेंगे, फिर मैंने पोयम रिकॉर्ड की है उसको आप सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढें। फिर मैं आपको हेल्प करूंगी वीडियो में कि कैसे आपको ऐसे कॉम्प्रिहेंशंस को सॉल्व करना है। अगर आपके सामने इस टाइप का कोई कठिन पोयम आ जाती है जो आपने नहीं पढ़ी है, एग्जाम में अनसीन उसमें आ जाती है, हाउ यू विल यू क्रैक दैट पोयम। तो फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने आपसे बोला है कि जब भी आपको लिसनिंग करनी है तो आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान में रखना है कि वाई, क्यों, क्यों कह रहा है, व्हाट क्या कह रहा है, व्हेन कब कह रहा है, वेयर, हु कौन कह रहा है, हुम किसको कह रहा है। इन सब क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने लिसनिंग जो भी चीज आपको सुनाई जा रही है उसको सुनेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। और दूसरा, ये क्वेश्चंस जब आपको पहले आ गए हैं आपके पास तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज ऑल इट इज अबाउट। जो आप सुनने जा रहे हैं वो किस चीज के बारे में बात करने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। तो यानी कि इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा कि वाई, क्यों पोएट बोल रहा है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब मैंने आपको जब वोकैबुलरी के वीडियोस बताए उसमें मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि वर्ड इंट्रूड, इन, एक्स, ये जो वर्ड्स होते हैं अपने आप में कुछ मीनिंग आपको दे देते हैं। इंट्रूड में माने कोई चीज के इन जाना, यानी कोई चीज को समझना, है ना, कोई चीज के प्रवेश करना, इन्वेड करना, है ना। तो आपको इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। व्हाई डजंट यू ऑफर हिम टू बाय अनदर बॉल, ओके, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम टू बाय अनदर बॉल। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो इसमें कुछ चीज ऐसी है आप ये समझ जाएंगे कि जिसमें पोएट इंक्लूड करना नहीं चाहता था, और क्यों नहीं करना चाहता था ये आपको पोएम को पढ़ने पे पता लगेगा। Staring down all his young days into the harbor where his ball went. ओके, तो ये लाइन होगी पोएम में क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में दी हुई है, इसका मतलब ये पोएम से ली गई लाइंस होती है। ठीक है, कोट है ये। डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, डू यू थिंक। तो इसका आंसर यस या नो में होगा। यानी कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट को आपको देखना है, चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। डू यू थिंक द पोएट हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद। जब वो उसके संग खेला, विद इट, है ना, जब वो उसके संग खेला करता था, तो इससे लिंक है क्या। तो दोनों के क्वेश्चन यस या नो में आएंगे। You can write one sentence, you can add one more sentence, but first you have to write yes, I think the boy has had ball for a long time because this. Or you can write yes, it is linked to the memories because the words these words show. Like this you have to give the answer. What does in the world of possession means? So you can see again these in the world of possession is in inverted comma. That means it is a quote from the
extract, whatever extract has been given, it is from there only. उसी से लिया गया है. तो आप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पे आपको बहुत ध्यान देना है. वो जो उसमें आपको मिलेगा ये लाइन. ठीक है. सुनिए, ध्यान से सुनिएगा पोएम को कि वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस के आसपास वो क्या कह रहा है, उसके आगे पीछे किस चीज की बात कर रहा है. डू यू थिंक द पोएट हैज लॉस्ट एवरीथिंग अर्लियर? अगेन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यस नो नो में आएगा कि आपको ये पोएम में ये देखना है, जो भी चीज बताई जाएगी कि हैज पोएम लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर. पिक आउट द वर्ड्स. आपको वर्ड्स भी पिक करना है. दैट मींस यू हैव टू बी रेडी विद योर पेन. जब आप पोएम को सुने तो आपको वर्ड्स को ढूंढ के लिखना है जो ये शो करती है. व्हाट डज द पोएट से? द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द पोएम. व्हाट डज, क्या बोल रहा है पोएट? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स. तो आपको इसको अपने ओन वर्ड्स में करना है. तो यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड what the poet wants to say, what he is learning from the loss. Okay, now you have understood the question. You can note down the question somewhere, because when you are reading, when you are listening, that time you can take help of these questions to understand and also to give the answers. So now listen to this. The Ball poem by John Berryman. What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning. Well behind his desperate eyes, the epistemology of loss. How to stand up, knowing what everyone, every man must one day know, and must know many days how to stand up. Okay. So now you can, if you want, you can hear it again also. The Ball poem by John Berryman. What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back.
Money is external. He is learning. Well behind his desperate eyes, the epistemology of loss. How to stand up, knowing what everyone, every man must one day know, and must know many days how to stand up. Okay. So, on your listening basis, now are you able to solve the answers? Like, why does the poet say, I would not intrude on him? Okay. So, you note down your answers and keep them aside while we will proceed with the poem now. In the end, we will discuss the answers. Now, listening skills over. Now we come over to the reading skills. So you can read the poem one by one, each line you can read, and then you go for the answers. Now I will explain the poem. These are the meaning. Rigid. Rigid means stiff, like something. Iron pipes are usually rigid in nature. They cannot be twisted easily. Harbor. Harbor पोर्ट को कहते हैं पोर्ट बंदरगाह जिसको हिंदी में कहते हैं an area of water near the coast where ships are kept and are safe from the sea. Example sentence में भी है this is a harbor where ships rest. A dime 10 cents को बोलते हैं. A newspaper cost 10 dimes. Desperate, hopeless. This man looks desperate because of his personal worries. Epistemology of loss. यू हैव सीन माय वीडियो ऑन वोकैबुलरी उसमें मैंने आपको बताया है कि ग्रीक और रूट वर्ड्स ग्रीक और जो आपके लैटिन वर्ड्स हैं 60% ऑफ इंग्लिश उसी से बनी है. अगर आप ये रूट वर्ड्स को याद करना शुरू कर देंगे तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी. तो बच्चों प्लीज उस वीडियो को देखिए और उसमें से ये हैबिट डालिए, अपना एक पूरी नोटबुक बनाइए जिसमें आप ये रूट वर्ड्स को लिखें. मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स में डिस्कस भी किए हैं, सेंटेंसेस भी हैं उसमें. जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखें, वो आप ही के लिए है. तो जैसे एपेस्टिम वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका, और लोगोस, ये दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं जिसका एक का मतलब होता है नॉलेज, एक का मतलब लोगो. लॉजी, लोगो ये कहीं भी लगाओ पीछे तो आप समझ जाइए इसका मतलब है स्टडी. तो ये स्टडी ऑफ नॉलेज. किस चीज की नॉलेज? नॉलेज ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस. ठीक है, इस टाइप. तो ये कठिन शब्दों को आधा आप एनालाइज आराम से कर लेंगे. जैसे अगर आपको लॉजी वर्ड का मतलब पता होता तो आप 1 मिनट में बता देते कि स्टडी, तो यानी कि स्टडी ऑफ समथिंग. अब आगे लिखा है ऑफ लॉस, यानी स्टडी इज रिलेटेड टू सम लॉस. अंडरस्टैंडिंग, एपिस्टीम मींस अंडरस्टैंडिंग टू
have knowledge. Okay. It seems the lady understands the epistemology of loss. She looks grieved. Okay. Now we will take the poem in detail. That is the boy now who has said, has who has lost his ball. What? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. अब ये 4 लाइंस आप पढ़िए. अभी आप नीचे एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ मत देखिए, केवल आप ऊपर की 4 लाइन पे ध्यान दीजिए. Here in the poem he is talking, the poet is talking about a boy. Okay, that क्या है? Demonstrative आपको बता रहा है कि वहां पर एक लड़का है. That है ना, कि वो उसका क्या हो गया? He has lost the ball. Simple है. What is he to do? Now you see the repetition. यहाँ पे poet जो है वो repeat कर रहा है. What is he to do? एक बार भी लिख सकता था, लेकिन उस 2 बार क्यों लिखा इस चीज को? what को 2 बार क्यों लिखा? So these are the literary devices. इसमें पोएट जो है वो ये बताना चाहता है, he wants to stress कि देखो वो बच्चा क्या करेगा. I saw it go, वो चला गया. Merrily bouncing down the street and then, अब ये देखिए आप सेंटेंस किस टाइप का है. Merrily bouncing है ना, फिर कॉमा, down the street कॉमा and then merrily over, there it is in the. तो ये आप देखिए यहाँ पे कोई कंजंक्शंस का यूज नहीं है, कुछ नहीं है, और सेंटेंस को उसने बिल्कुल सीधा सीधा लिख दिया है ना. तो मैरिली बाउंसिंग, कौन मैरिली बाउंस हो रही है? बॉल. तो बॉल तो नॉन लिविंग थिंग है, बॉल कैसे हैप्पी हो सकती है? तो यहाँ पर किस चीज का यूज हो रहा है? यस, पर्सोनिफिकेशन. बॉल को पर्सोनिफाई किया जा रहा है ना. तो बॉल जो है वो मैरिली बाउंस से हो रही है, यानी कि खुशी से उछलती हुई स्ट्रीट में जाती है और वहां से मैरिली ओवर इनटू द वाटर, और वो खाबा के किनारे यानी समुद्र में गिर जाती है. तो सी द ब्यूटीफुल इमेजिनी, कितना अच्छा इमेजिनेशन. आप आंख मीच के भी इस पोएम को इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे वो मैरिली बाउंस होते हुए, अब जैसे बॉल ठप्पा खाते 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 धीमे 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 पानी में चली गई और खो गई. अब उसको कभी नहीं मिलेगी. देयर इट इज इन द वाटर. वाटर के बाद उसने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है. ओके, तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी सिंबॉलिक नहीं है फिलहाल. अभी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है पोएम. And now the poet has given us a question to think. अब हमको सोचना है कि what will the boy do now? अगर आप बॉय की जगह होते तो what you have done? बताइए, सोचिए इसका आंसर. Yes, you should have. हाँ, आप उदास होते, आप दुखी होते, आप बॉल ढूंढने की कोशिश करते, आप हेल्प के लिए सीख करते किसी को कि कोई वहां मिल जाए जो समुद्र में से बॉल निकाल के वापस फेंक दे. कुछ तो आप करते कि आप छोड़ के आ जाते बॉल 1 मिनट में. नहीं, है ना. दुखी होते क्योंकि वो बॉल आपके पापा ने या मम्मी ने आपको बड़ी मुश्किल से दिलाई होती, या आपने अपने पॉकेट मनी से ली होती. उस बॉल के संग आप बहुत दिनों से खेल रहे थे, आपकी बहुत यादें जुड़ी होती. तो बहुत सारी चीजें बातें जो आप थिंक करिए, सोचिए. तो दिस पोएम हमको फोर्स कर रही है कि हम सोचें कि एक सिंपल सी बॉल है बच्चे की, एक बच्चे के लिए उसकी बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना. तो अब वो चली गई है, वो बच्चा क्या करे? तो इसमें आपने देखा कि लिटरेरी एनोफेरा है. एनोफेरा, व्हाट इज एनोफेरा? जब ये वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज ही डू, ये इसको एनोफेरा कहते हैं. रेपिटिशन एनोफेरा. व्हाट का वर्ड रेपिटिशन हो रहा है, व्हाट. एनोफेरा है ये पूरा जो सेंटेंस रिपीट हो रहा है. ठीक है. ओके. एजोनेंस. एजोनेंस क्या होता है? जब वॉवल साउंड कंटिन्यूअसली रिपीट होती है. अब आप ढूंढिए इसमें कहां पर एजोनेंस है. यस, आप ढूंढ सकते हैं ना. बॉय, नाउ, हु, ये लगातार वर्ड्स आ रहे हैं जिसमें ओ वॉवल जो है वो रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं एजोनेंस. है ना. एलिट्रेशन में क्या होता है? पहला अक्षर रिपीट होता है. एजोनेंस में वॉवल रिपीट होता है. कंसोनेंस में कॉन्सोनेंट रिपीट होता है. तो बहुत इजी है. तो बच्चों, जब भी आप लोग कोई पोएम को पढ़ें तो फिगर्स ऑफ स्पीच को खुद ढूंढने की कोशिश करें कि इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है. डेवलप दिस हैबिट. तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको पोएम पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा. क्लियर? तो आई होप ये फर्स्ट 4 लाइन सबको एकदम क्लियर हो गई. अगर आपको तब भी क्लियर नहीं है तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल में. ओके, नाउ नेक्स्ट. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. कोई नो यूज टू से, सिंपल, कि कोई जरूरत नहीं कहने की ओ देयर आर अदर बॉल्स. यानी कि अगर बच्चा दुखी है, उसकी बॉल खो जाती है तो हम जाके बोलते हैं अरे और भी बहुत बॉलें हैं. इसका कोई फायदा नहीं कहने का, क्योंकि बच्चा क्यों, उसको तो वही बॉल चाहिए ना, क्योंकि उसकी उस बॉल से यादें जुड़ी है. An ultimate shaking grief fixes the boy. वापस सेंटेंस को पढ़िए. An ultimate
शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ कैसी ग्रीफ, अल्टीमेट, शेकिंग ग्रीफ। आप ये इसमें देखिए कि ग्रीफ वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हैं, अल्टीमेट, शेकिंग, फिक्सेस द बॉल, फिक्स कर देती है बॉल। फिक्स का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, कोई फिक्स पढ़ा है अपने वर्ड, तो फिक्स कर देती है बॉय को, यानी बॉय लड़का जो है वो वहीं पे अटक गया है। कहा, किस चीज पर अटक गया है, दर्द में, दुख में। किस चीज का दुख, यस, बॉल का दुख। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ही स्टैंडिंग वेरी रिजिडली, तो उसके स्टैंडिंग को एक्सप्लेन किया है, कैसे खड़ा है, रिजिड खड़ा है, ट्रेम्बलिंग खड़ा है, कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन। अब आप देखिए सब में कॉमा 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 लगा है, पोएटिक स्टाइल को संग संग में हमको देखना है, ठीक है ना। तो staring down all his young days into the harbor where his ball went। अब देखिए यहाँ पर क्या, वो क्या कर रहा है बच्चा, स्टेयर, स्टेयर माने क्या होता है, टू लुक फिक्सली, किसी चीज को लगातार देखना। तो वो लगातार उसको देखे जा रहा है हार्बर को, जहाँ पे उसकी बॉल चली गई, है ना। क्यों देख रहा है, बिकॉज ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, क्योंकि वो अपने पूरे चाइल्डहुड की जितनी मेमोरीज थी वो उस बॉल के संग, उन सबको वो याद कर रहा है। ही इज फीलिंग वेरी सॉरी, तो उस बॉल को लगातार वो देखा जाए, इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सॉरो। उसकी जितनी भी मेमोरीज थी चाइल्डहुड की वो सब हार्बर में चली गई हैं बॉल के साथ, ठीक। अब पोएट क्या कह रहा है, आई, आई का मतलब यहाँ क्या है, पोएट, है ना। आई कौन लिख रहा है पोएम, आई। ये क्वेश्चन अगर कई बार पूछा जाता है, हु इज आई, तो आप इसको समझिए आई कौन होगा, आई पोएट है। आई के अगर आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड, अगर आप वर्ड को ब्रेक करके थोड़ा सा समझेंगे तो इंट्रूड यानी कि इनवेड, है ना, किसी चीज में घुसना। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। देखो, अ डाइम कॉमा अनदर बॉल कॉमा इज वर्थलेस। अब ये सेंटेंस कैसा लग रहा है आपको, अजीब सा सेंटेंस है, इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस है ही नहीं, बना ही नहीं है। लेकिन इस टाइप के सेंटेंसेस पोएम में मिलेंगे, क्योंकि पोएटिक लिबर्टी है, पोएट के पास लिबर्टी होती है कि वो अपनी पोएम को ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए, ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो इस टाइप से कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच आता है इसमें, एस एन डी टोन, ये जो इसमें नो यूज ऑफ कंजंक्शन, जब किसी सेंटेंस में कंजंक्शन को यूज नहीं किया जाता है तो एस एन डी टोन आता है। जब वो कहता है अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थ, अब आपको डाइम का मीनिंग नहीं मालूम, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो समझ में आ रहा है कि वो पोएट क्या कह रहा है, आई विल नॉट इंक्लूड ऑन हिम, यानी कि मैं उसके मामले में नहीं दखल दूंगा। तो यानी कि कैसे दखल दे सकते हैं, अगर एक बच्चे की बॉल खो गई है तो आप उसके मामले में कैसे दखल दे सकते हैं, सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप पोएम को एंजॉय करना चाहते हैं तो सोचना बहुत जरूरी है। यस, कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम उस बच्चे को दूसरी बॉल दे दें, एक ये तरीका हो सकता है। एक ये तरीका हो सकता है कि हम बच्चे को पैसे दे दें कि लो और बॉल खरीद लो बेटा, जाओ, है ना। इसी तरीके से हम बच्चे में, और तो बच्चे, और बच्चे को क्या कहोगे आप कि कोई बात नहीं, बॉल खो गई बेटा, दूसरी बॉल ले लेते हैं, चलो ये लो पैसे, ले आओ जाके। तो अब आपको समझ में आया, तो डाइंग अनदर बॉल, तो डाइम का मतलब कुछ पैसों से रिलेटेड है, या आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि डाइम का मतलब किसी चीज से है, कि कोई चीज उसको वो दे रहे हैं कि अनदर बॉल इज वर्थलेस। लेकिन उसके लिए, बच्चे के लिए वर्थलेस, लेस लगा है माने किसी काम की नहीं, नो, है ना। तो वर्थलेस यानी कि इट हैज नो वैल्यू। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ, अब जाकर वो बच्चा सेंस करता है हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बॉल, उसकी बॉल खो गई। अब उसको समझ में आ रहा है कि लॉस क्या होता है, कैसे चीज खो जाती है तो उसका क्या दुख होता है। छोटे बच्चे देखो अपने डॉल्स को लेके, अपने टॉयज को लेके बहुत पॉजेसिव होते हैं। अगर उनकी वो डॉल टूट जाती है, या उनके घर में कोई पेट होता है वो अगर मर जाता है, तो छोटे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, बिकॉज उनके लिए वही सब कुछ होता है, वही उनका संसार है। समझ में आया, तो ये, अब आपको ये पोएम काफी समझ में आ रही होगी और इंटरेस्ट भी आपका डेवलप हो गया होगा। तो इस तरीके से जब आप पोएम्स को पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को क्रैक करेंगे तो आपको आएगा। अब आप देखो इसमें बार बार बॉल 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 वर्ड को भी रिपीट कर रहा है, तो रेपिटेशन स्टाइल है, एस एन डिटॉन है ही, ठीक है। और आप इसमें राइम देखिए, पोएम में राइम क्या होती है, जो लास्ट के वर्ड्स मैच करते हैं, जैसे बॉल्स, बॉल्स का होना चाहिए था वॉल्स, फॉल्स, कुछ भी नहीं है, बॉय, डाउन, लास्ट के वर्ड्स पढ़िए, बॉल्स, बॉय, डाउन, वेयर, हिम, नाउ। तो ये
कहीं भी राइमिंग स्कीम आपको नहीं नजर आ रही। तो इसका मतलब ये कैसी पोयम हो गई, ये ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स। तो सबसे पहले तो आपको पोयम को 8-10 लाइन पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि पोयम में राइम रिदम कैसा है। ठीक है, फिर संग संग में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच भी आप देखते चलना है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच मेन मेन कौन से हैं, सिमिली है, मेटाफर है ना, पर्सोनिफिकेशन है, एजोनेंस अभी मैंने आपको बताया, एलिट्रेशन, एजोनेंस, कंसोनेंस है ना, फिर आप उसमें इंजैबमेंट्स, ये सब आप देख सकते हैं। अगर आप इनको ढूंढ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ढूंढ पाते तो प्रैक्टिस करिए। 4-5 पोएम्स, जब मैं आपको रोज एक एक पोएम कराऊंगी, और जब आप ये पोएम्स को करेंगे तो आपको अपने आप हैबिट हो जाएगी इनको ढूंढने की। ओके, समझ में आ गया सबको? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से इसको पढ़ सकते हैं, इसके वर्ड मीनिंग्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, नाउ इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, फुल स्टॉप, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो आपको इसका मतलब समझ आया, क्वेश्चन भी था ना, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। पोजेस, पोजेस माने क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन आपने पढ़े होंगे। हाँ, यस, माई, ही, हिम, हिज, सॉरी माई, हिज, माइन, योर, ये सब क्या है, पोजेसिव। मतलब क्या बताते हैं कि सामने वाली चीज जो है, माई बुक यानी बुक किसकी है, मेरी। तो पोजेसिव यानी कि ओनर, आई एम द ओनर ऑफ इट, है ना। हिज बुक यानी उसकी बुक, ही इज द ओनर। समझ में आ गया? तो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का क्या मतलब है, आप बता सकते हैं मीनिंग, कि ये दुनिया में सब चीज किसी ना किसी को बिलोंग करती है। जैसे ही मैं कहूंगी ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, आप बोलेंगे ये बुक मेरी है, ये कॉपी मेरी है। तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू सम पर्सन, हर चीज पे किसी ना किसी का ओनरशिप है। पीपल विल टेक बॉल्स, ऐसे। अब देखो, अब यहाँ पर जब पीपल आ गया, अब पीपल उसने जनरलाइज कर दिया। अब ये आई मी से हट के कहाँ पहुंच गया, जनरल, तो ये यूनिवर्सल हो गया, पीपल विल टेक बॉल। और जब हम यूनिवर्सल बात करते हैं तो दैट इज नॉट लिमिटेड टू वन पर्सन, दैट इज फॉर ऑल। समझ में आ गया? तो यहाँ से पोयम थोड़ी सी हमारी फिलोसफिकल होने लगती है, कि लोग हमसे बॉल्स ले लेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब बॉल्स भी बॉल्स नहीं रही, यू अंडरस्टैंड, बॉल्स भी बॉल्स नहीं रही। अब बॉल का मतलब यहाँ बॉल नहीं है, बॉल का मतलब यहाँ क्या है, यस, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस जो चीजें हम पोजेस करते हैं, वो चीजों को विल बी लॉस्ट, वो चीजें खो जाएंगी। आज हमारे पास कार है, कल को चोरी हो जाए तो कार खो गई ना हमारी। तो ऐसे ही मौके, अपॉर्चुनिटीज, बॉल्स को हम अपॉर्चुनिटीज पे भी ले जा सकते हैं, है ना। तो बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लिटिल बॉय किसको बोल रहा है, वो लिटिल बॉय, क्या वहां पे पोएम में बॉय है, नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो बॉय तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन तो भी वो उसको बता रहा है। तो ऐसे जब वो व्यक्ति वहां पे नहीं है और उसको संबोधन किया जा रहा है तो एपोस्ट्रोफी है ये, ठीक है ना। एपोस्ट्रोफी, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, ये एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा इस पोयम को, अब आपको थिंकिंग लेवल अपना, क्योंकि आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और सीनियर हैं, आपको ये चीज थोड़ी समझनी चाहिए कि लोग बॉल्स ले लेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स तो खोती रहेंगी। ओके, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, तो कोई भी बॉल वापस नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, अब आप बात करें पैसे की कि क्यों नहीं खरीदता, हम तो पैसे से खरीद सकते हैं। मनी इज एक्सटर्नल, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल चीजों की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमने बताया पोयम थोड़ा हाई लेवल चली गई है, कि मनी इज एक्सटर्नल, यानी मनी तो जो है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता। मनी से आप लव नहीं खरीद सकते, मनी से आप फेथ नहीं खरीद सकते, मनी से आप एक अटैचमेंट जो होता है वो नहीं खरीद सकते। मनी तो एक्सटर्नल चीज है ना। तो मनी, यू कैन नॉट बाय एवरीथिंग विथ मनी, यू कैन ओनली बाय मटीरियलिस्टिक थिंग्स। केवल आप वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन आप मनी से बाकी चीजें नहीं खरीद सकते। तो he is learning, now who is learning, the child is learning, what he is learning, that money is external and balls will come and go, opportunities will come and go, so we should not cry over the spilt milk, है ना। उसके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ो, आगे। एक बहुत ही अच्छी मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है, कि जिसमें वो बोलता है कि बॉल्स तो आती हैं, कि आप जिंदगी में, बॉल्स मीन्स अपॉर्चुनिटीज, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं, आज एक आई, कल दूसरी आएगी, तीसरी आएगी।
अगर आपकी एक बॉल मिस हो गई तो आप क्या करेंगे? आप गेम बंद कर देंगे क्या? नहीं, आप दूसरी बॉल का वेट करेंगे। जब दूसरी बॉल आएगी उस पे चौका मारिए, अगर उस पे भी नहीं लगता तो तीसरी बॉल का वेट करिए। तो क्या होता है कि हम एक के बाद एक बॉल को वेट कर रहे हैं कि बॉल आएगी। तो वही जीवन में सफल होते हैं जो अगली बॉल का वेट करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हैं और उसको अवेल करते हैं। केवल अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते, ये आ गई, ये चली गई, आ गई चली गई, एक दो बार चली गई, तीसरी बार में तो हम उसको ले ही लेंगे। ठीक है ना? तो ये तो ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। अब देखिए, बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, आईज के पीछे क्या है? माइंड। तो वो माइंड में, अपने दिमाग के अंदर इस चीज को वो लर्न कर रहा है। क्या लर्न कर रहा है अपने दिमाग में वो? कि दैट द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। लॉजी मीन स्टडी, है ना? अब आपको एपिस्टेम का मतलब नहीं मालूम है, अभी मैंने बता दिया है, लेकिन अब आपको जिस नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे? तो आपको ये तो समझ में आ गया कि वो क्या लर्न कर रहा है, कुछ लॉस के बारे में लर्न कर रहा है। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं एपिस्टेमोलॉजी यानी कि स्टडिंग समथिंग अबाउट लॉस। अगर आप इतना भी अंदाज लगा के अपने आंसर्स को लिख देंगे तो आपके आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू सॉल्व योर अनसीन पैसेजेस। ठीक है? तो ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। हाउ टू स्टैंड अप। हाउ टू स्टैंड अप, क्या बच्चा खड़ा होना सीख रहा है? नो। इन पोएम्स देयर इज नो लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग नहीं होता है, सिंबॉलिक मीनिंग होता है। यहाँ पे स्टैंड अप का मतलब क्या है? स्टैंड अगेंस्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ। जो अपॉर्चुनिटीज चली गई, जो अपॉर्चुनिटीज हमने मिस कर दी, जो पास्ट हमारा निकल गया, उसको छोड़ के आगे बढ़ो, टू मूव ऑन इन लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू मूव ऑन इन लाइफ। अगर हम पुरानी चीजों को ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो कभी भी हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे 9th में नंबर कम आए, कोई बात नहीं, हम 10th में आ गए ना, अब हम 10th में आके बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा परसेंट लाएंगे। आगे की सोचना है, लर्न करना शुरू करना है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि पोएम कितनी अच्छी है और आपके लिए कितनी जरूरी है। कितने बच्चों को पोएम समझ में आ गई है अच्छे से, और वो अब उन क्वेश्चन के आंसर्स को आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें आप देखिए, अब आप ढूंढिए फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? यस, बॉल्स बॉल्स, वेरी गुड। तो आप खुद पकड़िए, बॉल्स बॉल्स रिपीट हो रहा है ना? राइमिंग स्कीम इसमें कोई है नहीं। एलिट्रेशन हो रहा है क्या? यस, बी बी साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक, बाइज अ बॉल बैक, बाइज अ बॉल बैक, बी बी बी। तो बॉल बॉल तो वर्ड रिपीट हो रहा है, और ये बी बी बी। ठीक है? तो रेपिटेशन है, एसोनेंस है, ई साउंड भी रिपीट हो रही है। देखिए कहाँ पर ई साउंड रिपीट हो रही है? he is learning well behind his desperate e e e e, सब में वॉवल ई रिपीट हो रहा है। ओके, तो आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पोयम। अब आप देखिए, इसमें और फिगर्स ऑफ स्पीच है जो वहां मेंशन नहीं हो पाए, वो यहाँ पर है। पर्सोनिफिकेशन है, जब मैंने आपको बताया मेरीली बाउंसिंग वाला मेटाफर है। बॉल्स विल बी लॉस्ट, तो यहाँ पे बॉल्स को सिंबलाइज किया गया है ना? बॉल्स को सिंबलाइज किया गया है। व्हेन वी लूज, किस चीज से? चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड हमारा बीत गया। अपॉस्ट्रफी, बॉल्स विल बी लॉस्ट, लिटिल बॉय, यहाँ पर वो जो फिजिकली नॉट प्रेजेंट है उससे बात कर रहा है पोएट। ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं अपॉस्ट्रफी, यानी लिटिल बॉय। लिटिल बॉय है तो नहीं। रेपिटेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एलिट्रेशन भी डिस्कस कर लिया। इंजैबमेंट, इंजैबमेंट्स क्या होते हैं? जब कंटिन्यूअसली एक सेंटेंस होता है विदाउट अ पॉज, जैसे आई सॉ इट गो मैरिली डाउन द स्ट्रीट, तो इसमें कहीं भी एक बीच में ब्रेक नहीं है और पूरा है, और एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहा है। ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम इंजैबमेंट्स कहते हैं। और सिंबोलिज्म तो पूरी पोएम ही सिंबॉलिक है। बॉल्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है चाइल्डहुड पोजेशंस। ठीक है? ओके, अब मेन पॉइंट्स ऑफ दिस पोएम है, ये पूरी पोएम के मैंने मेन पॉइंट्स जो हैं, हिट पॉइंट्स, इनको नोट कर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ कैनॉट बाय लाइफ एंड टाइम। जब वो बात करता है तो, ठीक है, तो लास्ट की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ही मस्ट स्टैंड अप फेस अप टू फेस सच लॉसेस विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। लाइफ हैज टू बी लिव्ड एंड नॉट वेस्टेड इन ग्रीविंग एंड मॉर्निंग ओवर लॉसेस ऑफ सफर्ड इन द पास्ट। यानी ग्रीविंग और मॉर्निंग में, यानी कि जो हमारी जिंदगी में लोग चले गए, क्योंकि ये पोएम एक बायोग्राफिकल पोएम है ना, जिसने जो जॉन मैरीबेन है उसने अपने
फादर की डेथ को उसने देखा था, तो उसके ऊपर उसने लिखा है कि लॉसेस लाइफ में कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन वी शुड मूव ऑन. ओके, तो लाइफ शुड बी लिव्ड एंड इट शुड नॉट बी वेस्टेड इन क्राइंग ओवर व्हाट हैज हैपेंड. वी शुड मूव ऑन इन अवर लाइफ. क्लियर? तो ये आप मेन पॉइंट्स पढ़ लीजिए. ये इसका स्टाइल है. इसमें टोन जो है शुरू में बहुत डिप्रेसिंग होती है, वो लॉस लॉस की बात करता है. लास्ट में वो टोन इनकरेजिंग हो जाती है, जब वो हमको पॉजिटिविटी लाइफ में दिखाता है कि लाइफ शुड बी लिव्ड विद द चेंजिंग टाइम. फ्री वर्स है, ब्लैंक वर्स है ना, जो उसकी टोन और कंटेंट को, मैटर को सूट करता है. अब जो क्वेश्चंस आपने शुरू में देखे थे, ये उनके आंसर्स हैं. अब आप इनके आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए और चेक करिए अपने आंसर्स कितने सही हैं, कितने गलत हैं, क्यों नहीं आप कर पाए, अपने आप को करिए. स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को ही एनालाइज करें कि हमारी कमी कहाँ पर है और हमको किस एरिया में इम्प्रूव करना है. Okay, tomorrow I will be back again with a new video on a new poem, and in the same way you will try to analyze the poem, and then I will, obviously I will explain the poem, but first you try to analyze. You learn the figures of speech, what figures of speech are there, how to crack big words like in words हैं आपके epistemology, like this. कैसे आप उन वर्ड्स को समझें, कैसे आप वर्ड्स का मीनिंग लगाना सीखें, ये सब चीजें आपको सीखनी है. ओके, थैंक यू. कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल. हैव अ नाइस डे. बाय. Okay, this is homework on the basis of your reading and writing. For writing skills, please write down this detailed summary of the poem. The boy loses his ball. First point, you can elaborate. Other balls too, there are other balls. You can explain how other balls are there. Recovering from the loss, how you will recover from the loss, and standing up, how to stand up. You can use quotations, you can use your own personal experiences also, and you have to write the detailed summary of the poem.